आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में ध्वनि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि हिंदी की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सगोश महाप्राण व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सगोश महाप्राण व्यंजन है। नंबर 1 का, नंबर बी झा, नंबर सी ठा, नंबर डी पा। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है सगोश महाप्राण कहलाता है। तो सगोश महाप्राण कहने वाला है झा। झा जो है वो सगोश महाप्राण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसी कोई हिंदी की परीक्षा नहीं है जिसमें से 2 नंबर के प्रश्न नहीं बनते हों। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। नंबर 1 खा, नंबर बी था, नंबर सी चा, नंबर डी फा। तो इनमें से कौन सा व्यंजन जो है वो अल्प प्राण माना जाता है। तो अल्प प्राण जो माना जाता है सी जो अल्प प्राण माना जाता है। वर्ग का अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। नंबर 1 अल्प प्राण व्यंजन, नंबर बी महाप्राण व्यंजन, नंबर सी घोष व्यंजन, नंबर डी अघोष व्यंजन। तो हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण जो हैं वो महाप्राण कहलाते हैं। दूसरे और चौथे वर्ण जो हैं महाप्राण कहलाते हैं। पहले और तीसरे वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से व्यंजनों में कौन महाप्राण है। तो निम्नलिखित में से व्यंजनों में कौन महाप्राण है। नंबर 1 का, नंबर बी गा, नंबर डी अड़ा, नंबर डी ठा। तो निम्न में लिखित में से व्यंजनों में से कौन जो है वो महाप्राण के अंतर्गत माना जाता है। तो ठा जो है वो महाप्राण माना जाता है। तो पहला और तीसरा वर्ण जो है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं और दूसरे और चौथे जो हैं वो महाप्राण के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा, पहला और चौथा। तो महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग से किससे संबंधित हैं। तो महाप्राण जो ध्वनियाँ हैं वो दूसरे और चौथे वर्ग से संबंधित मानी जाती हैं, बल्कि पहले और तीसरे वर्ग से अल्प प्राण ध्वनियाँ मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है। निम्न में से कौन अल्प प्राण ध्वनि है।
नंबर ए का, नंबर बी खा, नंबर सी घा, नंबर डी ढा। तो निम्न में से कौन सी ध्वनि जो अल्प प्राण मानी जाती है? तो का जो है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आने वाली ध्वनि है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सा और सा के अंतर्गत आते हैं। ये जो तीनों सा हैं वो किसके अंतर्गत माने जाते हैं? नंबर ए ऊष्म, नंबर बी स्पर्श, नंबर सी अंतस्थ, नंबर डी संयुक्त। तो सा जो हैं यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत माने जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या राला वा माना जाता है। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छत्र ज्ञा जो हैं वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत माने जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण व्याख्या देखते हैं कि सा हा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में मुखांगों के घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है। वह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। नंबर ए हा, नंबर बी सा, नंबर सी सा, नंबर डी ला। तो इनमें से जो ऊष्म व्यंजन नहीं माना जाता है वह ला को ऊष्म व्यंजन नहीं माना जाता है, जबकि हा, सा और सा यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ला को ऊष्म व्यंजन नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? उच्चारण की दृष्टि से सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो अभी ऊपर बताया जा चुका है कि जो सा व्यंजन है वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जबकि अंतस्थ व्यंजन या रालावा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन, वर्ग का पंचमा अक्षर। तो जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वो वर्ग के जो पंचमा अक्षर होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन वर्ग के माने पंचम वर्ग के अक्षर जो हैं वो अनुनासिक व्यंजन माने जाते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत वर्ग का पंचम अक्षर इया, डा और ना, मा यह अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि आयोगवाह कहा जाता है। आयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को। तो जो आयोगवाह कहा जाता है वह विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है। इनकी व्याख्या देखते हैं कि अनुस्वार आ और विसर्ग आ को आयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार छोटा अंग और बड़ी अंग को आयोगवाह कहते हैं। यह ध्वनियाँ तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, फिर भी अर्थ का वहन करती हैं। तो यह आ छोटी अंग बड़ी अंग जो हैं यह न तो स्वर है और ना ही व्यंजन, फिर भी अर्थ का वहन करती हैं।
किशोरीदास वाजपेयी के शब्दों में इनकी स्वतंत्र गति नहीं होती, इसलिए यह स्वर नहीं है, और व्यंजनों की तरह यह स्वरों के पूर्व नहीं हैं, पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है। बड़ों की दोनों श्रेणियों में किसी के साथ जातीय योग नहीं है, इसलिए दोनों ध्वनियों को आयोगवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो अड़ा, इया, अड़ा या। तो हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो अनुस्वार जो है वो या का सूचक नहीं माना जाता है, जबकि अड़ा, डा और इया ये अनुस्वार के सूचक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? नंबर ए, शब्द समूह को। नंबर बी, वर्णों के संकलन को। नंबर सी, शब्द गणना को। नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं कि वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त अक्षर को इसे कट रहा है। तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। अक्षरों और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसको? अक्षर या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। कितने हैं? हिंदी में देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें से 11 स्वर हैं, 2 आयोगवाह हैं, 33 व्यंजन, 2 गुण और 4 संयुक्त अक्षर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? नंबर ए 21, नंबर बी 33, नंबर सी 36, नंबर डी 40। तो हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन माने जाते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं 50, 52, 54 या 55। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण माने जाते हैं वो 52 वर्ण माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? नंबर ए वर्ण, नंबर बी ध्वनि, नंबर सी अक्षर, नंबर डी वाक्य। तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? नंबर ए 14,
नंबर बी 11, नंबर सी 13, नंबर डी 5। तो हिंदी भाषा में जो स्वर माने जाते हैं वो 11 स्वर माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई नंबर ए शब्द, नंबर बी व्यंजन, नंबर सी स्वर या नंबर डी वर्ण। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को माना जाता है, जो कि अभी ऊपर बताया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। मात्रा के स्वर को क्या कहते हैं। नंबर ए वर्ण, नंबर बी समरूप, नंबर सी रूप, नंबर डी शब्द। तो मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। तो मात्रा के स्वर को समरूप ग्रेफिम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि स्रा एक संयुक्त व्यंजन है जिसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। नंबर ए सा और रा वर्ण को, नंबर बी सा और रा वर्ण को, नंबर सी सा और रा वर्ण को, नंबर डी स्रा और आ वर्ण को। तो स्रा के अंतर्गत किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। तो स्रा के अंतर्गत सलजम बारह सा और रा रथ वर्णों को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं। नंबर ए संकेतों के द्वारा, नंबर बी बोलकर, नंबर सी लिखकर, नंबर डी सुनकर। तो लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा में विचारों को लिख कर के व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। नंबर ए भा, नंबर बी ठा, नंबर सी था, नंबर डी हा। तो हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन जो ध्वनि मानी जाती है वो भा को स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। का व्यंजन के विषय में कौन सा व्यंजन सही है। नंबर ए अल्प प्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि, नंबर बी महाप्राण घोष स्पर्शी कंठ ध्वनि, नंबर सी अल्प प्राण घोष संघर्षी तालव्य ध्वनि, नंबर डी महाप्राण अघोष संघर्षी कंठ ध्वनि। का व्यंजन के विषय में कौन सा कथन सही है। तो अल्प प्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि, अल्प प्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि जो है यह का वर्ण क्या व्यंजन के अंतर्गत सही मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा वर्ण का वैशिष्ट्य है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा वर्ण का जो वैशिष्ट्य माना जाता है
व द्वष्टो स्पर्श अल्प प्राण घोष निर्नुनासिक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। तो स्वर, काल, स्थान, प्रतन, अनुप्रदान जो है वो पाणिनि के शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।